हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 23 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 22 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर प्ले लिस्ट पे जाइए, सारा वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। या फिर जब आप इस वीडियो को स्टार्ट किए थे तो यहाँ पर आई बटन के रूप में हमने सारा वीडियो का प्लेलिस्ट डाला हुआ था, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा। अगर दोस्त आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ मिले ना, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप इसी डिस्क्रिप्शन, वहां दोनों जगह आप जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को मेरे दोस्त देखेंगे ध्यान से। जैसे रूट अंडर 2025 का मान ज्ञात करना। मेरे दोस्त आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, देखो ध्यान से मेरे दोस्त। आप तो इसको बेसिक तरीका से तो करने के लिए तो जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर बेसिक तरीका से नहीं बताएंगे, ट्रिक आप फॉलो करेंगे कैसे करना है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि चुटकी बजाते ही आप बना दोगे। देखो कैसे, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं, अगर हम 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है 2025। बात को समझिएगा, क्या लिखा है भाई, रूट के भीतर में लिखा है 2025। मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखो जब भी वर्गमूल निकालना होगा ना, तो ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जब हम इस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 है, तो इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो जो भी संख्या आएगा उसका इकाई के अंक 5 आएगा। ये बात क्लियर है। जिस ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 5 नहीं, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरे दोस्त सारा जगह इकाई के स्थान पर 5 दिया है, इसका मतलब हम इसके आधार पे ऑप्शन को नहीं छांट सकते। मेरे दोस्त फिर से समझिए, हमने आपको क्या बोला, जैसे 2025 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये बात पक्का हो गया कि जो भी स्क्वायर रूट निकल के आएगा उस संख्या का इकाई का स्थान क्या होगा, 5 होगा। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ लास्ट के 2 अंक को हम भूल जाएंगे, 2 अंक को हम कट करेंगे। हमारे पास कितना बचा, केवल 20 बचा। अब मेरे दोस्त ऐसा कोई नंबर सोचे जिसका स्क्वायर या तो 20 हो या फिर 20 से कम हो। तो मेरे दोस्त देखो, 20 का स्क्वायर जो होता है, 20 जो है वो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है। 4 का स्क्वायर 16 के बराबर नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 होता है जो कि 20 से कम है। अच्छा, 5 का स्क्वायर होता है 25 जो कि 20 से ज़्यादा है। तो हम क्या लेना है, हमें 12 वाला नहीं लेना है, हमें छोटा वाला ले लेना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 का नज़दीक है, तो हम 4 को ले लेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, 45 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बार और समझाता हूँ, आप नहीं समझे, बचपन में हम भी नहीं समझे थे मेरे दोस्त। यानी कि क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2025 लिखा है, इनका वर्गमूल निकालना है। हम सभी कोई जानते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ से 5 का स्क्वायर इकाई के स्थान 5 देता है। इसका मतलब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 है। इनका मतलब जो भी नंबर आएगा स्क्वायर रूट, उसका इकाई के स्थान पर 5 आएगा। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप है, इनको हम भूल जाएंगे, 2 अंक को हम भूल जाते हैं। हमारे पास क्या बचा, 20। ऐसा कोई नंबर सोचे जिनका स्क्वायर 20 के नज़दीक है, 20 से छोटा है हो जाए लेकिन 20 से 12 नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा, 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। दोनों 20 के आसपास है, लेकिन मेरे दोस्त हमें 12 वाला नहीं लेना है, हम लेंगे छोटा वाला 16। 16 नज़दीक है 20 के, तो यहाँ कि 16 किनका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 45 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल
बिल्कुल उसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपके सामने एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 4.2 गुना 4.2 है, ये स्क्वायर हो, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। 1.9 1.9 दोनों गुना, इनको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें क्या है 4.2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस 1.9 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला यूज होने वाला है उसको बताते हैं। आप सभी को यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में आ रहा है, ये ए स्क्वायर के रूप में बन रहा है, ये बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बेहतरीन तरीका से सभी भाई बहन जानते होंगे। बिल्कुल इस फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। कैसे मेरे दोस्त मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। नीचे में कितना हो जाएगा 2.3 ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर 1.6 ऐसे ही ठीक है। यहाँ देखेंगे 4.2 गुना 4.2 माइनस 1.9 गुना 1.9 है। इनको हम अगर ए मान लेते हैं, इनको अगर हम बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर के रूप का है ना, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर के शकल की तरह दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कहीं भी लिखा रहे उसे हम लिख सकते हैं एक बार दोनों को जोड़कर और एक बार दोनों को घटाकर हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका से इसको आप समझते होंगे मेरे दोस्त। वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा क्या, एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार घटा दो, a प्लस बी यानी 4.2 में 1.9 को जोड़ देंगे तो 9 2 11 के एक हासिल कितना 1 4 और 5 और 1 6 यानी 6.1 आ जाएगा जोड़ेंगे तो ठीक है। 4.2 में 1.9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 6.1 हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। चलो हमने आपको क्या बता रखा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, ये बाटा में रहेगा कितना 2.3 गुना 6.1। बहुत बढ़िया। एक बार इन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप का है तो ए एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस लिखेंगे तो 4.2 में हम 1.9 को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा 6.1 माइनस एक बार दोनों को घटा देंगे ए माइनस बी तो 4.2 में से 1.9 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 2.3 हो जाएगा। जब हम a प्लस बी करेंगे तो 6.1 आएगा, जब a माइनस बी करेंगे तो 2.3 आएगा। अब देखो ध्यान से दो, 6.1 से 6.1 कटेगा नहीं यानी बीच में माइनस नहीं होगा भाई, यहाँ गुना होता है, फार्मूला में गुना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में माइनस नहीं बीच में गुना होता है तो 6.1 का गुना हो जाएगा 2.3। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 2.3 से 2.3 कटेगा, 6.1 से 6.1 कटेगा, यानी पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व भी कर लेंगे। चलेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, दो गो संख्या है उनको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, उनको घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो उन संख्या का अनुपात बताना मेरे दोस्त मेरे भाई। सबसे पहले अगर हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों का अंतर a माइनस बी कितना दिया है भाई, a माइनस बी कितना दिया है 8 दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो दोस्त, पहले संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ध्यान से देखेंगे, अगर हमें a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब b का निकालना है तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। इस समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है दोस्त, यानी आपको मैं बताता हूं, जब भी अगर x प्लस वाई बराबर a दिया रहे और x माइनस वाई b दिया रहे, यहाँ से हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं दोस्त। हमें अगर x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा।
2x बटा बचेगा a प्लस बी। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा 2। हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको। करना क्या मेरे दोस्त, जब भी x का वैल्यू निकालना है आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। एक कंसेप्ट है, सीखो मेरे दोस्त। आपको कभी भी x का वैल्यू निकालना है, क्या है यहाँ पर, जब भी किसी भी दो वेरिएबल का सम दिया रहे और दो वेरिएबल का अंतर दिया रहे, अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर संख्या दिया रहा है a प्लस बी को जोड़कर 2 से भाग कर देना। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे y का वैल्यू पूछा जाए तब क्या करना, a में से b को घटा देना और 2 से भाग कर देना। डायरेक्ट ट्रिक आप सीखेंगे। ठीक है दोस्त, इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर इनका निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के 2 से भाग। बस इस कंसेप्ट का यूज अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। अगर a प्लस बी बराबर 80 है, a माइनस बी बराबर 8 है, अगर हमें a का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, 80 8 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 80 में हम 8 को जोड़ देंगे, 80 प्लस 8, इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 8 88 बटा 2 हो जाएगा 44। अगर आपसे यहीं पर b का आप पूछा जाए, क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी 80 माइनस 8 आप बटा 2 कर देंगे। 80 में से 8 जाएगा 72 बचेगा, 72 बटा 2 36 हो जाएगा। यानी a कितना है 44, b कितना है 36। अब इन दोनों का अनुपात बताना है तो 44 अनुपात 36। इसमें कॉमन क्या चीज है इसको हम 4 से काट सकते हैं 11 बार में, इसको 4 से काट सकते हैं हम 9 बार में। 11 अनुपात 9, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त क्या करना है, अगर इन दो संख्या का योग दिया रहे और उन संख्या का अंतर दिया रहे, पहला संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना, दूसरा संख्या निकालना तो दोनों को घटा के आधा करना। आज के बाद ये कहियो फॉर्मूला आपको भोर पड़ने वाला है, अगर भोर पड़ेगा तो याद कर लीजिए कि क्वेश्चन में आप नहीं बना सकते। मेरे दोस्त छोटा छोटा बात आपको दिमाग में सेट करके रहना होगा, तभी जाके एग्जाम में सॉल्व अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 180 मीटर रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो एक पोस्ट है, उनको एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से स्पीड से चल रही है तो कितना सेकंड में पार करेगी। ये भी क्वेश्चन है एनटीपीसी का। मेरे दोस्त मेरे भाई, कितना सेकंड में पार करेगी, टाइम निकलना है। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वही हो जाएगी। 180 मीटर दिया है। ठीक है भाई, 180 मीटर दिया है, बात को समझ रहे हैं। और बाटा में देखेंगे ध्यान से मेरे दोस्त, स्पीड कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और जबकि 180 मीटर में दिया है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 से गुना करेंगे। बात को समझ रहे हैं। अब देखो दोस्त, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि 180 ज्यों का त्यों रहेगा, जो 18 इधर बाटा में है ऊपर जाएगा 18 इधर बाटा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 18 बटा यहाँ कितना बचेगा 90 और गुना 5। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। देखिए एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा। ये 9 से ये 18 को काटेंगे 2 बार में, हमारे पास कितना बचा, 18 गुना 36 बचा, नीचे में 5 बटा। जब हम 36 को 5 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 7 35, 1 बचा, जीरो लगेगा, 5 दूनी 10, यानी 7.2 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अच्छा, जो भी दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे दोस्त देखो आसान क्वेश्चन है तो 2021 में नहीं पूछा है, हम कैसे लेवल बढ़ा दें। देखो आपके सामने दिया हुआ है, इसीलिए सब का सब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टैग को लेकर आते हैं। मेरे दोस्त बहुत सारा दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि भैया रीजनिंग का, बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे हैं कि रीजनिंग का वीडियो डालिए,
प्रत्येक दिन दो दो और दो दो मैथ का। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, हम 2 वीडियो मैथ का कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन डाल दे। और जिस भी भाई को रीजनिंग पढ़ना है ना, हमारे इसी चैनल पे जाइए, रीजनिंग का कम से कम 250 वीडियो पड़ा हुआ है पहले का, रिकॉर्डेड वीडियो 250 पहले से डाला हुआ है। जाकर आपको कंटिन्यू उसको देखिए ना दोस्त, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, कंटिन्यू देखिए जाकर ध्यान से। सारा वीडियो एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन से हमने लिए हैं, रेलवे और एसएससी क्या क्वेश्चन है, जाकर देखिए सब वीडियो को। रीजनिंग का हम वीडियो नहीं डाल सकते, कम से कम एक कभी कभी डाल सकते हैं, आप जाकर पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो का रिकॉर्डेड वीडियो है, हमने रीजनिंग का रिकॉर्डेड वीडियो बहुत डाला हुआ है, जाकर देखेंगे। मैथ का कोशिश करेंगे 2 डाल दें, चलेंगे। एक PYQ और एक कंसेप्ट रोज डालेंगे, अब 2 चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। सबसे पहले देखेंगे, एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्गाकार खेत है, बहुत बढ़िया। उनकी क्षेत्रफल कितना, इनके जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों 196 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 196 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हमें बताना है प्रत्येक भुजा की लंबाई। मेरे दोस्त वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना होती है, मान लेते हैं अगर ए है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है, तो उनका भुजा की लंबाई बताना। वर्ग की प्रत्येक भुजा ए होती है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये सभी कोई जानता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कितना, 196 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब हम सभी कोई जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो ए का स्क्वायर कितना है, 196 है, बहुत बढ़िया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 196 पे जाके रूट चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। 196 का रूट अंडर निकालेंगे तो कितना होगा, 14 मीटर। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल को भुजा को ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, जो कि दिया है 196 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 196 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो 14 मीटर ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद कहियो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर काफी इंपोर्टेंट देखेंगे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। करें, यदि 11 17 23 10 10 एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात करना है। क्या बताना है, 12वां पद। यानी आपको बता दूं एपी का फॉर्मूला, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, एनवा जो पद होता है यानी ए एन बराबर, वो क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सारा दोस्त इसको बहुत सारे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे दोस्त भूल गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी nवा पद यहाँ पूछे, आपसे पूछे nवा पद, आप खटाक से इस फार्मूला को लगा देना। इसके लिए क्या करना है, हमें ए का आवश्यकता है, एन का आवश्यकता है, डी का आवश्यकता है। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट पद। आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, देखो 11 17 23 10 10 करके ऐसे लिखा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पद, इसको बोलते हैं सेकेंड पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं क्या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पद, सेकेंड पद, थर्ड पद। अब देखेंगे दोस्त, मेरे दोस्त यहाँ पर यानी कि एक क्या होता है, फर्स्ट पद जो कि 11 दिया है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी 17 माइनस 11 करेंगे, कितना बनेगा भाई, 6 बनेगा। अच्छा, एन क्या दिया है, एन का मतलब जो पद निकालना है, यानी 12 दिया है, एन का मतलब 12, एनवा पद निकालना है। इन्हीं को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। बस हम इस फार्मूला को इस पे लगा के आंसर खटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस भाई को अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है ना, तो वीडियो को फटाफट लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को ऐसा कर पाएंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 12। अब हम इन्हीं को फॉर्मूला में पुट करेंगे, एन का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है,
डी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू 11 है, इसमें पुट करेंगे ए 12 हुआ, यानी ए एन का जगह पर 12 लिखेंगे, हमें 12 हुआ पद निकालना है। ए के जगह पे कितना हो जाएगा 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पे 6 रखेंगे -1, डी के जगह पे कितना है भाई एन के जगह पे 6 नहीं है, एन के जगह पे 12 है, एन के जगह पे 12 -1, डी के जगह पे है 6। अब हम देखेंगे दोस्त 11 ज्यों करते हैं ऐसे ही ठीक है, प्लस 11 में से 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 गुना 6 करें कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 में 11 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 77 बनेगा। तो इसका जो 12वां पद होगा मेरे दोस्तों 77 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन कहियो आपके पेपर में आएगा ना तो उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ए और बी एक काम को मिलकर 21 दिन में कर सकते हैं, सी की मदद से वे इसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी एक काम को 21 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, सी की मदद से वे इस काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा देखेंगे मेरे दोस्तों। हम आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ए और बी एक काम को 21 दिन में करता है, ठीक है, जबकि सी की सहायता से यानी सी की मदद से 14 दिन में पूरा कर लेता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी 14 दिन में और ए बी मिलके 12 दिन में पूरा कर लेता है। देखो ध्यान से, आपको मैं यहाँ पर इसको कंसेप्ट दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। सबसे पहले टैग को मिटाते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इस टैग को मिटाते हैं ताकि अच्छे से हम इसको समझा पाऊँ। मेरे दोस्त हम आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर आप कंसेप्ट को सीखेंगे। ए बी मिलकर कितना दिन में करता है 21 दिन में करता है। देखो ए प्लस बी मिल जाएगा तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा 21 दिन में। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलेगा तो कितना दिन में 14 दिन में। सबसे पहले आपको टोटल काम निकालना है। टोटल काम के लिए क्या करेंगे आप, टोटल काम के लिए इन सभी का एलसीएम लेंगे, यानी 21 और 14 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। इस 42 को हम 21 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, इस 42 को 14 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से बात ये रहा मेरे दोस्त कि ए बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये बताइए। पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे कि सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। मेरे दोस्त ए प्लस बी का वैल्यू 3 है, ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू 3 है, ए बी का वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा कितना 1, यानी सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। हमने आपको क्या बोला, अगर ए प्लस बी और सी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, ए बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से सी का वैल्यू 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार मेरे दोस्त यानी कि सी का एफिशिएंसी आ गया 1 कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आप सी अकेला ये पूरा काम को कितना दिन में करेगा। टोटल काम है कितना 42 है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 1 से भाग देंगे, तो 42 को 1 से भाग देंगे तो 42 ही होगा। इसका मतलब सी अकेले इस काम को 42 दिन में करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समीकरण x² - 24x + k = 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है तो अन्य मूल बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम आपको बता रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए, जब भी x² और -24x + k को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मूल आएगा 2 आएगा। 2 में से 1 तो दे दिया है, आपसे 1 पूछा गया है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये जो भी समीकरण दिया इस समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे, हमारा दूसरा मूल आ जाएगा। यहाँ पर क्या है x² -24x है और प्लस k है। समझिए 24x है, बात को समझिए क्या है 24x प्लस
कि आप बराबर में दिया है 0, हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 गुना 24 48 हो जाएगा, प्लस के ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। अब देखेंगे दोस्त 48 में से 4 घटेगा, क्यों? क्योंकि 4 प्लस का है -48 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 48 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -44। बात को समझ रहे? -44 बचेगा। समझ रहे कि नहीं? ये बताइए आप समझ रहे हैं यहाँ तक कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप प्लस में कितना के ज्यों का त्यों ऐसे ही, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ पर कितना आया? -44 और के बराबर 0। मेरे दोस्त यहाँ पर हम के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? के का वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो जो 44 इधर माइनस के बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस का 44 हो जाएगा। के का वैल्यू आ गया 44। ये बताइए किस ऑप्शन में 44 दिया है? किस ऑप्शन में 44 दिया है? मेरे दोस्त 44 तो नहीं दिया है कोई ऑप्शन में। चलो इसको हम दूसरा तरीका से समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक हमने सही आया था, क्या मिस्टेक हुआ था देखो ध्यान से। हमने आपको क्या यहाँ से के का वैल्यू कितना निकाले थे? के का वैल्यू निकाले थे 44। किसी भाई को कोई दिक्कत? के का वैल्यू कितना निकल के आया था? 44। और कैसे आया था आप समझ गए होंगे। अब दोस्त इस समीकरण में के का वैल्यू 44 रख दो और इनका फैक्टराइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर है माइनस कितना है? 24x। एक्स का स्क्वायर है -24x है और के स्थान पर 44 रख दो और इनका फैक्टराइज कर दो, ठीक है दोस्त। अब क्या करना, इनको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना, यहाँ पर क्या है? -24 है। इस 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको गुना करने पर 44 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 24 आ जाए, माइनस का 24 आ जाए। हमें फैक्टराइज करने का नियम तो आपको मालूम होना चाहिए। इस 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको गुना करने पर 44 आए और जोड़ देने पे 24 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, -22x और -2x लिख सकते हैं, अब +44 ऐसे ही, ठीक है। अब देखो 22 गुना 2 44 बिल्कुल आ गया। आई दोनों माइनस के दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 24 भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? फैक्टराइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई? यहाँ बचेगा x। जब हम x कॉमन लेंगे, x यहाँ लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -22 बचेगा। बात को समझ रहे हैं? x कॉमन लेंगे तो x -22 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस माइनस x बच जाएगा। और 44 को 2 से भाग करेंगे तो x प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। यहाँ से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x -22 यहाँ भी आ गया, x -22 यहाँ भी आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छे से नहीं दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा x -22। अब देखो दोस्त x माइनस का आएगा 22, समझ रहे हैं? अब देखो दोस्त x -22 आएगा, x -22 यहाँ भी है, x -22 यहाँ भी है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, दोनों में से एक कोई लिख लो, x -22 और यहाँ पर एक जो बचा हुआ है x बचा है -2 बचा है, इनको लिख लेते हैं x -2। यहाँ से 2 मूल आ गया, एक मूल आया x -22, एक आया x -2। तो मेरे दोस्त x माइनस ध्यान से देखेंगे, x -22 बराबर कितना? 0 के रख देंगे, एक बार इनको हम रख देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 इधर 0 जो करते हैं 22 इधर माइनस के बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का एक मूल आ जाएगा 22 और दूसरा क्या आ जाएगा? x -2 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही यहाँ पर दिया है, हमें दूसरा बताना था। तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा? 22। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मेरे दोस्त अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आप इसको मिस कर दिए थे बनाने में। क्या करना था? एक मूल दिया था, दूसरा मूल निकालना था। एक मूल x का वैल्यू इसमें रखे तो y का k का वैल्यू कितना आ गया? 44 आ गया। तो x स्क्वायर -24x प्लस 44, इनको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सारा दोस्त कह रहेंगे कि फैक्टराइज कैसे करना है। अगर जिस भाई को फैक्टराइज करना नहीं आता है तो हमसे बोलिएगा, हम एक वीडियो आपके लिए सिंपल वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर आ गया कितना? ऑप्शन सी सही, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अब हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न कह रहे यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है कह रहा है तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण बताना है। समकोण त्रिभुज जैसे इस प्रकार से होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में गारंटी है कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी तो जिसमें से हमेशा बी जो होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा एक कोण 55 डिग्री, मान लेते हैं कि सी हमारा एंगल कितना है 55 डिग्री का है। बात को समझिए सी कितना है 55 डिग्री, हमें ए का वैल्यू निकालना है। दूसरा कोण पूछा गया, मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, हम सभी कोई जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत अच्छे तरीका से सभी कोई जानता है, जिसमें से एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल सी कितना हो जाएगा 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ज्यों का त्यों ऐसे ही ठीक है। अब देखो दोस्त एंगल ए बराबर हमें एंगल ए का वैल्यू निकाला है। एंगल कैसे लिखते हैं इस प्रकार से, एंगल ए प्लस यहाँ बराबर में है तो इनको बराबर हो जाएगा 180 ज्यों का त्यों ऐसे ही ठीक है। बात को समझिए 180 माइनस कर दो 90 या 55 को जोड़कर, 90 55 जोड़ेंगे तो 145 बनेगा। यानी 180 में से जब हम 145 घटाएंगे तो कितना बनेगा 35 डिग्री बनेगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे और इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आएगा ना आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना में, ये संख्या दे इतना में 9 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हमसे पूछ लीजिए ये संख्या दिया है, ठीक है, मान लेते हैं संख्या दिया है, इतना बड़ा संख्या है। हम लोगों से अगर पूछा जाए कि आप बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यानी प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है। क्या करेंगे 3 का स्थानीय मान बताना है। देखेंगे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, 3 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा दो। 3 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, 3 के बाद 5 अंक है तो 3 पे 5 जीरो लगा दो। ठीक है दोस्त, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्त कि 5 का स्थानीय मान बताइए तो क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या करेंगे, हम बता रहे हैं 5 का स्थानीय मान, 5 यहाँ पर है, 5 के बाद कितना अंक है 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दें, यही आंसर। उसी प्रकार 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 9 के स्थानीय मान देखेंगे, 9 यहाँ भी है, देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। हमें बताना 9 का स्थानीय मान, यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या लिखा है 96 और 1 लिखा है। 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है। सबसे पहले हम इस 9 के स्थानीय मान निकालेंगे। इस 9 के लिए 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक है 2 4 अंक है, 9 के बाद में 4 अंक है तो 4 गो जीरो बैठाएंगे, इस 9 पे 4 गो जीरो हम बैठा देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर अब देखेंगे एक 9 यहाँ पर है तो इस 9 को लिखेंगे, 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, जो 2 जीरो, ठीक है 9 0 9 यानी 90 9 0 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझोगे। अच्छा मेरे दोस्त, हम आपको एक बात बताते हैं, जिस भाई को अगर दिक्कत है ना कि भैया रीजनिंग का भी वीडियो डालिए, हमने आपको एक बार और बताते रहे हैं कि 250 वीडियो लगभग इसी चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग जाके सारे वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग का बात खत्म हो जाएगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैंने इतना करा रखा है ना, आप सारे को देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो रीजनिंग जाके आप यहाँ से देखेंगे। और मैथ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 वीडियो प्रतिदिन डाल दूँ, एक कंसेप्ट के लिए और एक डाल देता हूँ PYQ। ठीक है, आप कंटिन्यू इसी प्रकार बने रहिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।